रोज की तरह नहाकर माताजी बगीचे में पहुंचीं। वहां उनकी नज़र पड़ोसी के बगीचे में पड़ी। वहां कोई वृद्ध व्यक्ति बड़े ध्यान से काम कर रहा था। शायद इनको माली मिल गया है, माताजी बुदबुदाईं। फिर उन्होंने सोचा, पर माली इतनी जल्दी उठकर काम कर रहा है, फिर उसके कपड़े भी तो एकदम साफ हैं। होगा कोई उनका रिश्तेदार। उन्होंने अपने मन को उधर से हटाने का प्रयास किया, लेकिन उनका ध्यान बार बार पड़ोसी के बगीचे की ओर ही चला जाता था। वह सोचने लगीं, कौन होगा वह वृद्ध सज्जन। कई दिनों के बाद उनके मन को कुछ सोचने लायक मसाला मिला था। कुछ वर्षों से वह अपनी बेटी सरला के साथ रह रही थीं। पहले जब सरला के पिता थे, तब चेन्नई के नज़दीक के एक छोटे से गांव में वह उनके साथ अपने घर में रहती थीं। पति के रिटायर होने के बाद भी उन्होंने अपने पति के साथ इस तरह का रोज़ का कार्यक्रम बना लिया था कि उन्हें समय बीतने का पता ही नहीं चलता था। साल में एक बार सरला अपने बच्चों के साथ अपने माँ पापा के पास जरूर जाती थी। तब कुछ दिनों के लिए उस वृद्ध दंपति का जीवन बच्चों के शोरगुल से भर जाता था। उन्हें यह शोरगुल अच्छा लगता था, लेकिन सरला की वापसी के बाद घर में छाने वाली शांति भी उन्हें बेहद अच्छी लगती थी। पति के देहांत के बाद उन्हें सरला के पास ही रहना पड़ा। सरला के पति शाम सिवन वायुसेना में अफसर थे। वही माताजी को समझा कर ले आए थे। अकेली गांव में रहकर क्या करोगी माँ जी? फिर हम लोगों को भी आपकी चिंता लगी रहेगी। इससे अच्छा है कि घर बेच बाच कर पैसे बैंक में जमा कर दो और बुढ़ापा हमारे साथ आराम से गुजारो, शाम सिवन ने कहा था। माताजी ने घर बेचा तो नहीं था, पर किराए पर चढ़ा दिया था। पति के बीमे के पैसे भी बैंक में जमा करवा दिए थे। उसके ब्याज का भी कुछ आ ही जाता था। वैसे खाने पीने की सरला के घर में भी कमी नहीं थी, पर सिर्फ शरीर की ज़रूरतें पूरी होने से ही क्या इंसान खुश रहता है। वायुसेना के कैंप में बूढ़ों की कमी थी। शहर से दूर, अंग्रेजी बोलचाल, रहन सहन का अलग तरीका, आधुनिक विचारों वाले बच्चे। माताजी का दम पहले पहल तो उस वातावरण में घुटता रहता था, पर अब उन्हें इस जीवन की आदत सी हो गई थी। अब वह आराम से बैठी रहती थीं और मन को इधर उधर बगीचे में लगाने की कोशिश करती थीं। सरला, बच्चों ने ब्रश भी नहीं किया और नाश्ता कर रहे हैं। तुमने सिर चढ़ा रखा है इनको। शुरू में वह कहती थीं तो सरला हंस देती थी। बच्चे नानी को ओल्ड फैशन यानी पुराने विचारों वाली कहकर चिढ़ाते थे। कभी वह नौकरानी के गंदे काम पर बरस पड़ती थीं तो सरला नौकरानी के जाने के बाद समझाती थी, अम्मा आजकल नौकर मिलते ही नहीं हैं। अब तुम्हारे वाला पुराना ज़माना गया। यह नौकरानी चली गई तो स्वयं काम करना पड़ेगा। तो कर लेंगे, वह गुस्से में बोलती। अम्मा तुम्हें तो बस किचन, घर और धर्म के सिवाय दूसरा कुछ सूझता ही नहीं है। मेरे पास दूसरे हजारों काम हैं, मैं घर का काम कैसे कर पाऊँगी? बच्चों को पढ़ाना, सिलाई बुनाई, लेडीज़ क्लब, सामाजिक जीवन आदि। इसलिए मेरा काम नौकरों के बिना नहीं चल सकता। माताजी को पता चल गया था कि यहाँ लोग दिखावे के बल पर ही ऊंचे स्तर के माने जाते हैं। यहाँ बैठक की सजावट, कालीन, पर्दे और पेंटिंग को देखा और सराहा जाता है। चौके में गंदे हाथों वाली आया बिना नहाए, बिना सब्जी या चावल धोए खाना बनाती है, यह कोई नहीं देखता। बच्चे मन चाहे तब नहाते हैं, मन चाहे जो पढ़ते हैं, खूब फिल्में देखते हैं और अनुशासन के नाम से नाक मुँह चढ़ाते हैं, पर इसकी यहाँ कोई परवाह नहीं करता। यह सब देख देख कर अम्मा कुटती रहती, लेकिन कर कुछ नहीं पाती। अपना घर छोड़ने के साथ उनके अधिकार भी भूतकाल में गल गए थे। कभी कभार धीरज छोड़कर वह कुछ कहती तो सरला उन्हें समझाती, अम्मा तुम क्यों चिंता करती हो, आराम से रहो। दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है, तुम्हें क्या मालूम। सच मुझे अगर तुम्हारे जितना आराम मिले तो मैं इधर की दुनिया उधर कर दूँ। इस उम्र में घर के झंझट में दोबारा क्यों पड़ती हो। लेकिन माताजी जानती थीं कि आराम भी एक हद तक ही किया जा सकता है। ज़्यादा आराम व्यक्ति के उत्साह को ख़त्म कर देता है। माताजी पड़ोस में आए वृद्ध सज्जन के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थीं। आखिर उन्होंने आया से पूछ ही लिया, कौन है रे वह बूढ़े बाबा? वह तो मेहनती साहब के चाचा हैं, अकेले हैं तो यहाँ रहने आ गए हैं। आया के पास पूरी जानकारी थी। पहले कहाँ थे? इन्हीं चाचा जी ने साहब को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया।
पहले ये साहब के दूसरे भाई बहनों के साथ रहते थे, शादी नहीं की। भाई की मृत्यु के बाद भाई के परिवार के लिए ही इन्होंने अपनी ज़िंदगी काट दी। आया ने पूरी बात बता दी और माताजी उससे पूछती नहीं। हालांकि वह जानती थी कि उनका आया से बतियाना भी सरला को पसंद नहीं। अब माताजी अक्सर पड़ोस के बगीचे की तरफ देखती रहती। कुछ ही समय में बगीचे में निखार आ गया था। रंग बिरंगे फूल क्यारियों में खिलने लगे थे। उनकी देखा देखी माताजी भी थोड़ा बहुत अपना बगीचा संवारने लगीं। एक दिन अचानक ही उनके कानों में आवाज़ आई, लगता है आपको भी बागवानी का शौक़ है। माताजी ने चौंक कर देखा तो सामने वही वृद्ध खड़े थे। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्ते कर ली। माताजी ने भी उत्तर में मुस्कुराकर हाथ जोड़ दिए। फिर इसके बाद उनकी दोस्ती बढ़ती गई। दोनों बातें करके समय गुजारने लगे और भाषा, जात पात के कूड़े कचरे को नज़रअंदाज करती हुई उनकी मित्रता बढ़ती गई। अब वे घंटों बगीचे में खड़े होकर बातें करते। शाम को दोनों सब्जी लाने उत्साह से चल पड़ते। माताजी का चिड़चिड़ापन धीरे धीरे गुनगुनाहट में डूबता गया। चाचा जी भी अपने पास की दुनिया को मुस्कान भरी आंखों से देखने लगे। आया के जरिए माताजी को पता चल गया था कि बहू और भतीजे में चाचा जी के खर्च को लेकर खटपट हो जाया करती है। एक आदमी के आने से उनके महीने का बजट गड़बड़ा गया था। बच्चों की फीस, शराब का खर्च, पत्नी की रमी और पति के ब्रिज के अड्डों में अब कुछ अड़चनें सी आने लगी थीं। उन्हें भेज क्यों नहीं देते जेठ जी के घर? श्रीमती मेहंती अपने पति से कहती। वहाँ भी तो यही हाल है। उन्हें हम लोगों को छोड़कर दूसरे किसी का सहारा नहीं है मालूम। अगर हम चारों भाई बहन में से कोई भी उन्हें नहीं रखेगा तो। उनकी बात बीच में ही काट कर वह बोली, तब उन्हें वृद्धाश्रम में भेज दो। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारी जबान इतनी कैसे चल गई? जिसने हमारे लिए अपना घर नहीं बसाया उसे मैं वृद्धाश्रम में छोड़ दूँ? मेहंती चीखने लगे। मुझसे तो यह झंझट नहीं होगा। कभी चावल ज़्यादा खिलाया तो गैस की तकलीफ़, कभी रोटी ज़्यादा खा गए तो पेट में गड़बड़। मालू ज़रा तो ख्याल करो, बुढ़ापे में उनका क्या बस चल सकता है? जब वह उस मद्रासी बुड्ढी के साथ हंस हंस कर बतियाते हैं तो बुढ़ापा कहाँ गुम हो जाता है? श्रीमती मेहंती पूछती। इधर सरला ने भी एक दिन झिझकते हुए माताजी से कह दिया, अम्मा चाचा जी से इतनी दोस्ती इस उम्र में अच्छी नहीं लगती। लोग मजाक उड़ाते हैं। माताजी बिफर गईं। बोली, अच्छे हैं तुम्हारे लोग बाग। पेड़ को सूखते हुए देखकर लोटा भर पानी तो देंगे नहीं। अगर दूसरा कोई दे भी रहा हो तो जलेंगे भी। क्या हम लोगों को किसी बात करने वाले साथी की ज़रूरत नहीं है? मैंने मना कब किया है, लेकिन उसे आगे के सब नहीं सूझ रहे थे। हाँ, तुम्हारी सोसाइटी में स्त्रियाँ औरों के साथ खुलेआम नाच तो सकती हैं। अविवाहित लड़के लड़कियां डेटिंग तो कर सकते हैं, लेकिन दो बूढ़े जिनसे कोई बात करने वाला नहीं आपस में भी बातें नहीं कर सकते। यही सोसाइटी है तुम्हारी। वाह वाह। एक दिन चाचा जी ने भतीजे से कहा, बेटे मैं सोचता हूँ कि मैं किसी आश्रम में जाकर अपना समय बिता लूँ। तुम सभी भाई थोड़े थोड़े पैसे भेजते रहोगे तो मेरा खर्च आसानी से चल जाएगा। मुझे पता है बेटे कि तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारे लिए ही पर्याप्त नहीं है, ऊपर से मेरा खर्चा, बोझ बनना पड़ रहा है तुम सब पर। मेहंती ने उनके पांव पकड़ लिए। चाचा जी हमें शर्मिंदा मत करें। मालू तो मूर्ख है, मैं उसे समझा दूंगा। नहीं बेटे, वह मूर्ख नहीं है। मूर्ख मैं हूँ जो स्वावलंबी नहीं हूँ। नौकरी सरकारी नहीं थी तो पेंशन कहाँ से मिलती? फिर भी काश मैं कुछ बचा कर रखता। चाचा जी के इस सुझाव के बारे में जब माताजी को पता चला तो उनकी आंखें भर आईं। मौका मिलते ही उन्होंने चाचा जी से कहा, तुम मेरे साथ चलो। मेरा एक छोटा सा घर है गांव में। हाँ, भाषा तुम्हारी नहीं, पर मैं हूँ वहाँ। मेरे साथ रहो। मैं भी तो नितांत अकेली हूँ। चाचा जी अवाक देखते रहे, फिर बोले, लोग क्या कहेंगे? इस उम्र में हमारी दोस्ती लोगों की नज़र में पवित्र नहीं हो सकती, तो हम शादी कर लेंगे। सच में मैं इस भरी दुनिया की तन्हाई से तंग आ गई हूँ। उस छोटे गांव में अपने घर में शांति से रहना चाहती हूँ। तुम भी चलो। दोनों के बाकी दिन कट जाएंगे स्नेह के सहारे। लेकिन लोग क्या कहेंगे? इतने बुढ़ापे में शादी? फिर मैं तो, मुझे पता है कि तुम निर्धन हो, लेकिन तुम्हारे पास छलकते स्नेह और त्याग की जो दौलत है उसकी कोई कीमत नहीं है।
और हाँ, उन लोगों की क्या परवाह करनी जो तुम्हारी इस दौलत की कीमत नहीं जानते। फिर अब हमें कहाँ अपने बच्चे ब्याहने जाना है। वह हंस पड़ी। फिर एक दिन उस फूलों से लदे बगीचे के पास एक टैक्सी आकर रुकी। उसमें से फूलों के हार पहने चाचा जी व माता जी उतरे। दोनों ने शादी कर ली थी। उसी टैक्सी में अपना अपना सामान लदवा कर माताजी और चाचा जी गांव जाने के लिए स्टेशन चल पड़े। इसके बाद सारे कैंप में बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम के नारे कह कहे कई दिनों तक गूंजते रहे। मेहनती और शाम सिवन का परिवार शर्म के मारे कई दिनों तक मुंह छिपाए घर में बैठा रहा। घर से बाहर आने पर दोनों परिवारों ने गैरों से भी बढ़कर अपने उन बूढ़ों को गालियां दीं, लेकिन उन बूढ़ों के कानों तक यह सब कुछ कभी नहीं पहुंचा। वे दोनों आदमी स्नेह के सहारे लंबी लगने वाली ज़िंदगी को मज़े से जीते रहे। अब वे अकेले जो नहीं रह गए थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।